कौन सा ज्वाइंट होता है ये आप जानते हैं। एक तो यहाँ पर एक ज्वाइंट हो गया जिसको हम लोग सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहते हैं, यहाँ पे सैक्रोइलियक ज्वाइंट हो गया, और ये वाले हिस्से को हम लोग सिम्फैसिस प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो बोन है इसको हम लोग तो पेल्विस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो पेल्विस के पास ये अगर एक सिंगल बोन की बात कर ली जाए, ये वाले बोन की, ठीक है, ये जो पूरा बोन है इसको ही अगर बात की जाए तो ये कौन बोन है, बता सकता है कोई? एनीवन? विच बोन? ये कौन सा बोन है? हिप हिप बोन। हिप बोन है। इसको ये एक्चुअली में चूंकि इरेगुलर होता है इसको हम लोग इनोमिनेट बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये एक इनोमिनेट बोन है और ये दूसरा इनोमिनेट बोन है, और ये दोनों इनोमिनेट बोन मिल करके कंप्लीट पेल्विस को तैयार करता है। ऑब्वियसली ये एक हिप बोन भी है, और ये जो बोन है, ये जो इनोमिनेट बोन है एक्चुअली में ये 3 बोन से मिलकर के बनता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ये सारी चीज तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5th लंबर वर्टिब्रा, तो इसके ऊपर होगा 4th लंबर वर्टिब्रा और उसके ऊपर होगा 3rd लंबर वर्टिब्रा। इस तरह वर्टिब्रा नीचे की ओर आता है और आ करके सैक्रम से जुट जाता है ना। ये सैक्रम किस शेप का होता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का एक बोन होता है जिसको हम लोग सैक्रम के नाम से जानते हैं। ये जो सैक्रम है, सबसे नीचे वाले ज्वाइंट जो जुटता है तो ये सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं आपको हिप ज्वाइंट का। तो हिप ज्वाइंट सिर्फ इतने दूर के एरिया को कहते हैं, तो ये इतना दूर का जो एरिया हो गया इसको हम लोग कहेंगे हिप ज्वाइंट। ठीक है, तो हिप ज्वाइंट में क्या है कि यहाँ पर जो ये गड्ढा या कटोरा टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। एसिटाबुलम ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कप ऑफ वेनिगर। जैसे कि वहाँ वेनिगर का मतलब होता है सिरका, तो सिरका का अगर कोई कप होगा तो उसके शेप का यह दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर आकर के फिक्स होता है क्या चीज, फीमर का हेड जो ऑलमोस्ट राउंड होता है। तो कल मैंने जो आपको शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ाया उससे काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर जो जॉइंट बनता है ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, और यहाँ पर भी जो जॉइंट बन रहा है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। यहाँ पर एक पिट भी मौजूद होती है, और ये जो बोन होता है ये हेड, उसके बाद यहाँ पर डिप्रेशन हुआ और ये वाला हिस्से को हम लोग नेक के नाम से जानते हैं। हेड के बाद क्या आएगा, नेक आएगा। हेड के बाद क्या आएगा, नेक आएगा। तो नेक हो गया, तो ये बोन का नेक हो गया। लेकिन हम कल ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो बोन जो उठा हुआ है ये प्रोमिनेंट पोर्शन जो है ना, इस उठाव को हम लोग ट्रोकैंटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रोकैंटर है, एक को ग्रेटर ट्रोकैंटर और एक मीडियल ग्रेटर ट्रोकैंटर और एक लेसर ट्रोकैंटर के नाम से होता है। ग्रेटर यानी के बड़ा, लेसर यानी के छोटा। अब इसी तरह अगर हम लोग हर बोन का जो है कहीं ना कहीं पर कोई प्रोमिनेंट पार्ट होता है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर ह्यूमरस की बात करते हैं तो वहां पे जो है तो उसको ट्रोकैंटर ना कह के उसको ट्यूबरोसिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हाथ के पास यहाँ पे जो उठाव होता है इसको स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर ये जो फैला हुआ है ना, इसको हम लोग कॉन्डाइल कहते हैं। कॉन्डाइल का मतलब होता है नॉब, जैसे गैस का नॉब हुआ जैसे खोलते बंद करते हैं, वो फैला हुआ जो पोर्शन होता है इसको कॉन्डाइल कहते हैं। तो हर जगह का अलग अलग नाम है।
और यहाँ पर जो है एक कार्टिलेज का फैट रहता है, और ये जो जोड़ होता है इसको हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। इसको भी देखते हैं ट्रॉमा के दौरान या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला के, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि ये दोनों के बीच की गैपिंग बढ़ जाती है। इसको हम लोग एक्सरे के जरिए से देख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो गया, ठीक है, और यह सारी स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें किसी तरह की इंजरी होती है, बोनी इंजरी होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग देख भी सकते हैं। ये अगर पेशेंट को लैटरल कर दिया जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे ये मोबाइल है तो इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसका शेप कैसा हो गया, दूसरे तरीके का। तो आदमी अगर एंट्रोपोस्टेरियर में है तो मेरे को इस तरह की इमेज मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही उसका लैटरल करते हैं तो इस तरह की इमेज आती है। तो सब चीज सेम है। यहाँ पे जो वर्टिब्रा है वो वर्टिब्रा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेल्विस बोन है वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो टेल की तरह जो दिखाई दे रहा, पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में समझिए पूंछी है जो डेवलप नहीं करता है। ये हमारे रीढ़ के हड्डी का एंड है। सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट भी आपको दिखाई दे रहा है, सैक्रम भी आपको दिखाई दे रहा है, और इलियक क्रिस्ट जो है पेल्विस बोन का जो पार्ट है, इलियक क्रिस्ट है ना, इलियम एलर रीजन, ये हो गया इलियक फोसा। इलियक जो होता है, इलिया का मतलब होता है ये जो पंख के जैसा एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इलियक क्रिस्ट। वही इलियक क्रिस्ट की जो है यहाँ पर परछाई आएगी हल्का, लेकिन अंदर का जो ये जो ज्वाइंट है, जैसे कि सैक्रम के साथ जो 5th लंबर वर्टिब्रा दिखाई दे रहा है, वो काफी क्लियर आने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस इस तरह उठा हुआ आ जाएगा, और ये आपको थाई बोन जिसको हम लोग फीमर कहते हैं वो भी नजर आ रहा है। तो ये कुछ एंटेरियर साइड का, यहाँ पर इतना ज्यादा ब्लर टाइप का लग रहा है, व्हाइट। यहाँ पर हम ये पूरे पोर्शन को बड़ा अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसमें किसी तरह की भी पैथोलॉजी को देखा जा सकता है ये सारे एरिया में। इवन इससे ये नहीं समझना है कि हम सिर्फ यहीं तक के दिक्कत को देख सकते हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब डायग्नोसिस पढ़ता है आदमी तो इसका महत्व भी समझ में आएगा कि ये जो ब्लर एरिया जो चमकीला काफी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने सारी एबनॉर्मेलिटी को हम लोग यहाँ पर भी समझ या देखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा फोकस किया गया है इतना दूर काट करके, और केवल हिप ज्वाइंट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, और इसमें सारे चीज को देखा जा रहा है। इसको जिसको हम लोग फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, ये एक फिट है, इसमें से लिगामेंट निकल के यहाँ पे अटैच हो जाता है। नेक ऑफ फीमर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हो गई है ना, और ये अपने ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन में गया हुआ है। आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर भी दिखाई दे रहा है और लेसर ट्रोकेंटर भी दिखाई दे रहा है। इसमें एक बड़ा कॉमन फ्रैक्चर होता है, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, यानी कि दोनों ट्रोकेंटर के बीच से जो है फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है कि एक चीज आपको, अगर किसी की हड्डी टूट गई पैर की यहाँ पर से या यहाँ पर से, तो आप ऊपर से देख करके बता सकते हैं कि उसकी हड्डी टूट गई है। एनीवन, एनी आइडिया? स्पीकर खोलिए। नो सर, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, एक्चुअली में कोई आदमी अगर लेटा रहता है ना, तो अगर ऐसा करके लेटेंगे तो हम अपने पैर को ऐसा घुमा भी सकते हैं, ऐसा। अच्छा, हम लोग जब लेटे रहते हैं तो जब लेटिएगा सुपाइन पोजीशन पे बेड पे, तो पैर इस तरह हो जाता है ना, ठीक। लेकिन जिसका हड्डी कहीं पर से टूट गया, जैसे यहाँ पर से टूट गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का टूटा, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड का ये ऐसा एंगुलेशन रहेगा, ये बेड से एंगल को बनाएगा, ये पूरा नहीं घूमता। लेकिन अगर किसी का टूटा हुआ होगा तो आप इसी को देखिएगा, ये नीचे चला आएगा। ये क्या होगा, इस तरह
नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये जो इसका लैटरल साइड है ये बेड के कांटेक्ट में आ जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि हड्डी से कनेक्शन टूट गया है, पैर पूरा का पूरा घूम जाएगा। और ये आपको प्रूफ करता है कि भाई हड्डी जो है फीमर के नेक के पास से या शाफ्ट के पास से टूटी हुई हो सकती है। बात हो सकती क्या, टूट गई? हाँ ये तो ऐसे ही सट जा रहा है, हम देख लिए प्रैक्टिकली। अच्छा, आप लेटिए, पहले लेटिए, ठीक है ना, और लेटने के बाद पैर को फ्रीली छोड़ दीजिए। एक हुआ सटाना पड़ रहा है जबरदस्ती, और एक हुआ कि नॉर्मल छोड़ दीजिए। जैसे हम अगर खड़े होते हैं, अगर हम नॉर्मल खड़े होते हैं तो हाथ, ये देखिए हम नॉर्मल खड़े हो रहे हैं तो मेरा जो हाथ है ये ऐसे रहता है, लेकिन ऐसे करना पड़ता है। कोई आदमी को देखा है ऐसे ऐसे करके चल रहा है रोड पर, जो भी चलेगा ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो नॉर्मली हाथ ऐसा रहता है। उसी तरह जब नॉर्मली कोई अगर लेटेगा तो उसका यहाँ पर से कभी भी नीचे इसके बेस में नहीं चिपकता है। बात समझ में आ गई? आप देखिए तो नॉर्मली लेट करके। सर प्रेशर डालने पे हो रहा है, प्रेशर डालना पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई लेटा रहेगा, देखिए कोई फोन कर दिया, मैं काट देता हूँ। हाँ, तो अगर कोई नॉर्मली रहेगा ना, कोई अगर नॉर्मली रहेगा, उस केस में प्रेशर नहीं उसको लगाना है, और वो उठा नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है ये, वो उसको उठा भी नहीं पाएगा, घुमा भी नहीं पाएगा, और वो हमेशा बेड से चिपका रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर का फ्रैक्चर है। बात समझ में आ गई? ओके सर, ओके। चलिए, यहाँ पर तो ये सारा हो ही गया। अब ये हिप जॉइंट का अलग अलग व्यू है। आप लैटरल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लैटरल प्रोजेक्शन में नेक ऑफ फीमर को देखा जा रहा है। इवन ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी हिप जॉइंट का लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इमेज लिया जाएगा उसके लिए सबसे पहला ध्यान ये देना है कि गोनैड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो गोनैड्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए कोई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे गोनैड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर फीमेल है तो उसके ओवरीज को प्रोटेक्ट होना चाहिए, और अगर मेल है तो उसके टेस्टिस को प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये गोनैड के प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर बता रहा है कि फीमेल में जो गोनैड्स के लिए प्रोटेक्शन किया हुआ है वो गलत तरीके से किया गया है ना। तो प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप उस जगह पर रखिए जहाँ पर ओवरीज है, वैसे रखिए तो ही प्रोटेक्शन प्रॉपर हो सकता है, ठीक है। गोनेस्ट क्या है सर, बोले नहीं समझे सर। गोनैड्स का मतलब हो गया मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। गोनैड्स का मतलब होता है वो ग्लैंड, हाँ, जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जो टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करता है, और ओवरी क्या चीज का निर्माण करता है? ओवा का। बात समझ में आ गई? हाँ। अब अगर मान लीजिए कि अगर रेडिएशन पड़ता है टेस्टिस पर या ओवरीज पर, तो वो उसमें क्या होगा कि उसके ऑफस्प्रिंग पर उसका असर आएगा, यानी कि उसके होने वाले बच्चे पर उसका असर आ सकता है। इसलिए प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपका एक व्यू है जिसको एपी व्यू के नाम से जानते हैं, है ना। इसका भी चर्चा किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एंट्रोपोस्टेरियर व्यू ऑफ बोथ हिप, अपर फीमर शोइंग बाइलैटरल प्रोस्थेसिस। बाइलैटरल प्रोस्थेसिस लगाई गई है। ये जो प्रोस्थेसिस है ना, ये वाली, ये मेरे पास है, ठीक है। कहीं पे रखी हुई होगी, घर में है ये वाली प्रोस्थेसिस, ठीक। इवन हम एक वीडियो बनाया था हिप जॉइंट पर, एनिमेटेड टाइप की, ठीक है, देखा होगा आप लोग।
अगर देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा, उसमें इसको मैंने दिखाया भी है। ठीक, तो ये एक प्रोस्थेसिस है जो बाहर से कोई चीज को लगाई जाती है। ये कोई फॉरेन मटेरियल दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहली पोजीशन सर है, पर ये बताइए ना कि गोनैड्स कैसे ढकेंगे, क्या होता है उसके लिए ढकने के लिए, क्या चीज से ढकते हैं? देखिए वो इस तरह का होता है, जैसे कि ओवरीज एक इस साइड है, ठीक है, और एक इस साइड है। यस सर, तो यस ये सर। एक्चुअली में इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक गोनैड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है, इस तरह का कि वो जो है ना गोनैड्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ओनली। सर लेड का पेड़ भी आता है ना? हाँ, लेड का पैड भी आता है। दिखा देते ओके हैं, सर। दिखा देते हैं। देख रहे हैं, ये सब जो है गोनैड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये सब। ठीक है, लेकिन अगर पेल्विस की बात होती है, पेल्विस की बात होती है, तो ऐसा प्रोटेक्ट होना चाहिए कि ओवरी भी कवर हो जाए, ओवरीज भी कवर हो जाए, तो उसका अलग तरीके का आता है ना। और जैसा मैंने बनाया वैसे ही आएगा। तो सर बोन का आ जाएगा एक्सरे में, और मतलब ओवरी सब ढक जाएगा जिसे बिल्कुल ढकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, देखिए मैंने ऐसे ही ना ड्रॉ किया था, यस सर। समझ में आ गया। तो ये क्या करेगा कि गोनैड्स को प्रोटेक्ट करेगा, और आपका हिप जॉइंट तो खुला हुआ है ना, तो हिप जॉइंट तो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और यस सर, बिल्कुल। हाँ, ये चीज है। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला हम लोग एपी पोजीशन की बात करते हैं। और एपी पोजीशन की अगर बात करेंगे तो एपी क्या चीज की हो रही है, तो हिप जॉइंट की हो रही है। यानी कि ये जो फीमर है ये आकर के आर्टिकुलेट करता है विद द एसिटापुलम, जो हिप जॉइंट का निर्माण करेगा। तो हम लोगों को मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज को लेना है, इमेज जो लेना है वो राइट साइड का लेना है कि लेफ्ट साइड का लेना है। तो ये इनके राइट साइड का इमेज को लिया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है कि नंबर 1 में आपका जो ये टेस्ट है ये ग्रिड के साथ करते हैं। ठीक है ना, इसमें ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो टेबल है ये पॉटर बकी है, और इसके नीचे एक देखिए यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली में इसको खींचेंगे तो इसके अंदर से ट्रे निकल सकता है। ट्रे निकलेगा, इसको निकाला जाएगा। चलिए किस तरह निकाला जाता है मैं दिखा देता हूँ। अब ये जो पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ट्रे को निकालेंगे अंदर से बाहर। ठीक है ना, बाहर खींचते हैं, एक ट्रे होता है, इसको हम लोग खींच लेते हैं। इस तरह एक बड़ा सा ट्रे निकल जाता है। ठीक है, और इसमें हैंडल लगी हुई है, इस पे कैसेट को प्लेस कर दिया जाता है। जो साइज है उस साइज का, यानी कि 12-15 साइज का हम लोग कैसेट यूज कर लिया। सपोज दैट क्या 12-12, तो 12x15 साइज का कैसेट को हमने क्रॉस में लगा दिया। इस तरह से इसमें लगा दिया कैसेट को। अब क्या करना है कि इसको हाथ से पकड़ करके इसको इस साइड लेके जाना है। कहाँ पर लेके जाना है, तो आप देखिए यहाँ पर इलियक क्रिस्ट है, ये वाला पोर्शन। मेरा चेहरा मत देखिएगा, इधर देखिएगा, इलियक क्रिस्ट है ऊपर में, और नीचे जो है यहाँ पे क्या है, हिप जॉइंट के नीचे है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को हैंड से ही
चेक कर लेंगे कि ये दोनों कहाँ पर आता है। ये आता है यहाँ पर और ये वाला पोर्शन जो है आता है यहाँ पर। हम ट्रे को घसकाते हुए इस साइड ले जाएंगे। ट्रे को घसका तो नहीं सकते हैं, मिटा सकते हैं और नया ट्रे घसका के आगे बना देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ट्रे को क्या किया, यहाँ पर ले आए और यहाँ पे सेट कर दिया। ट्रे को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया जिसके अंदर कैसेट लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कैसेट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, ट्रे को हम इंटरनली प्रेशर देंगे कि ये अंदर चला जाए। और इनको क्या किया कि ये जो हिप जॉइंट है, ये जो टेबल होता है, टेबल जो होता है, टेबल जिसपे पेशेंट को लेटाया जाता है, उसके बीचों बीच एक लाइन होता है ना, जिसको सेंटर लाइन कहते हैं टेबल के। तो हिप जॉइंट को ऐसा प्लेस करना है कि ये टेबल के सेंटर लाइन में आएगा, तब ना कैसेट के बीचों बीच में आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये जाकर के हिप जॉइंट के पास सेट कर जाएगा, यानी कि ये अंदर जाएगा पुश करने पर। चलिए इसको पुश कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैंने प्रेशर लगाया, अंदर चला गया, देखिए चला गया, अंदर चला गया ना। अब सिर्फ इसका हैंडल दिखाई देगा, सर गार्ड पीछे लगा जाता है। अब इसका हैंडल दिखाई दे रहा है और ये अंदर जाके कुछ इस तरह यहाँ पे सेट हो चुका है और उसमें क्या लगी हुई है, फिल्म लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। कैसे लगाया जाता है? हाँ, एक्सरे गार्ड जो होता है वो कैसे लगाते हैं? एक्सरे गार्ड को लगाना क्या, उसको ऊपर पोजीशन कर देना, इस पर ओवरीज जहां पर होता है वहां पे रख देना है, प्रोटेक्ट कर देना है। लगाना क्या है, वहां पर जो है आप लेड का, अगर आपके पास जो गार्ड है उसको वहां पर यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है ना। अगर बहुत ओल्ड पेशेंट है तो उस कंडीशन में नहीं भी यूज कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यंग है या अनमैरिड है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो उसको बॉडी के ऊपर से रख दिया जाता है। इवन जब चेस्ट की रेडियोग्राफी की जाती है तो वहां पर कुछ इस तरह का गार्ड किया जाता है कि पूरा नीचे के एरिया में कवर कर दिया जाता है। जब हम ऐसा कर देंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेरी पोजीशन हो गई, पेशेंट लेटा हुआ है, दोनों हाथ को पेट के ऊपर रखेंगे। अब क्या देखेंगे कि इधर का इलियक क्रिस्ट और इधर का इलियक क्रिस्ट दोनों इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, टेबल टॉप से बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। तो वर्टिकल सेंट्रल एक्सरे बीम 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सिम्फैसिस प्यूबिस ओवर फीमरल पल्स, ठीक है। तो वर्टिकल सेंट्रल रे जो है 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल लगाते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हम लोग एक लाइन खींचा, सपोज दैट यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, ये एरिया जो है वहां पर पल्स मिलता रहता है। क्या चीज का, फीमरल पल्स, है ना। वहां पर फीमरल आर्टरी होती है ना, उसका पल्स मिलता है, वहीं पर हम लोग को सेंटरिंग करना है। तो ये हम कितना 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला ये जो इलियक लाइन है इससे 2.5 सेंटीमीटर हम लोग को थोड़ा डिस्टल जाना है, नीचे की ओर जाना, और यहीं पर आपको हेड का पोर्शन होता है 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक लाइन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस ओवर फीमरल पल्स। और सिम्फाइसिस प्यूबिस कहाँ है, यहाँ है, तो इसके ऊपर में कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है फीमरल पल्स। पल्स क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पर फीमरल आर्टरी होती है। वहीं पे हम लोग को सेंटरिंग कर देना है एक्सरे बीम का, और जब एक्सपोजर देंगे तो मेरे को ये रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें किसी तरह का अगर फ्रैक्चर वगैरह हो या जो एबनॉर्मेलिटी है, जैसे यहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, तो उस प्रोस्थेसिस को देखा जा रहा है कि उसकी सेटिंग तो सही है कि नहीं, उसमें कोई तरह का दिक्कत है कि नहीं, सारी चीजों को देखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसलिए कि 1 मिनट बचा हुआ, उसमें क्या बताएंगे 1 मिनट में। ओके।
ठीक, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर 7 मिनट में बचा हुआ है। 1 मिनट लिख रहा है मेरे पास, लेस देन 1 मिनट। अभी रुक जाइए, ओके 1 मिनट में अपने ऑफ हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम।